अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं फिजिक्स का जो आप पढ़ रहे थे टॉपिक यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो भी क्वेश्चन जितने भी हैं आपको बेहद आसान तरीके से बताए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक टारगेट रखा गया है, आपको यूपी बोर्ड में 90+ नंबर ला कर दूंगा, क्योंकि साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी तो हम ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपके यूपी बोर्ड में नंबर लाने के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कूलाम। एक कूलाम क्या होता है? एक कूलाम क्या होता है? तो थोड़ी सी सिंपल बात है, बस दो चीज़ों को ध्यान रखना कि कूलाम को तो प्रदर्शित करते हैं किससे? प्रदर्शित करते हैं किससे? सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कूलाम को सी से। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से जानते हैं। अब सी यानी 1C बराबर, यानी एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड, समझ लो। इससे हमें एक कूलाम की परिभाषा बनानी है। कैसे बनाएंगे? तो क्या होगा कि परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा क्या होगी? किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसमें से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। कितनी होगी? 1 कूलाम होगी। यानी परिभाषा कैसी होगी कि किसी चालक क्या होगा? किसी चालक में 1 एम्पियर की, कितने की? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो क्या हो तो उसमें से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 कूलाम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 कूलाम हो जाएगी। 1 कूलाम होगी। कितनी होगी? 1 कूलाम होगी। समझ आप? क्या होगी? 1 कूलाम। तो सेम वही तो हमने लिखा है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उनका आवेश मतलब आवेश की मात्रा उसमें कितनी हो जाएगी? 1 कूलाम हो जाएगी। और 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? यानी 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कितने? 90 होता है 1 कूलाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर एक और अगला क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें ये यूपी बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बेहतरीन तरीके से और ध्यान से जरूर सुने, ठीक है, और नोट जरूर करते जाएं। क्या होगा कि किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा जैसे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करे, क्या करे? किसी वस्तु का क्या करे? वस्तु का इलेक्ट्रॉन का क्या करे? निष्कासन करे, तो धातु पर क्या होगा? धन आवेशित हो जाता है। धातु कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। और उसी किसी वस्तु द्वारा इनके परमाणु यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर उसके में कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित। धातु कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। हम बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें बताया कि जो आवेश होते हैं सेम वे क्या होते हैं कि धनायन और ऋणायन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने यानी त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी क्या हो जाएगा? Q बराबर NE। जो यहाँ क्या है? जहाँ N क्या है? पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जानती हो आप? यानी क्या है? पूर्णांक।
पूर्णांक जानते हो, यानी n बराबर 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट जितनी भी संख्या होंगे पूरे पूर्णांक शब्द होंगे। और ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और इसका मान कितना होगा कि 1.1.6 इंटू 10 की घात कितनी, 10 की घात माइनस की 19, 10 की घात माइनस की 19 इतना होगा। ठीक है, तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसी से हम अध्यारोपण की क्या है, आवेशों के क्वांटीकरण की परिभाषा जानेंगे। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है कि चलिए इसको पहले साफ करते हैं, फिर देखते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। यहाँ पर लिख देते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेशों के क्वांटीकरण को आप ठीक है, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसे, इसके अनुसार, यानी कह सकते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता। क्या कह सकते हैं, आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित, क्या है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता, यानी कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कैसा होता है, इसे किस रूप में, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, ऐसे ही प्लस माइनस 4e, इस रूप में लिख सकते हैं, ना कि किस रूप में, ना कि किस रूप में, इसे विभाजित रूप में, यानी कह सकते हैं कि प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e भागे 2 इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, केवल उसे किस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में। आप जान सकते हैं यही सेम सूत्र क्या है, मान लो कि संख्या, कोई संख्या दी हो, यानी कितने कि इतने आवेश, इतने संख्या है, कोई भी संख्या दी हो, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर संख्या रखनी है और 1 to 6 10 की पावर माइनस के 19 का क्या करना है, इसमें गुणा, सिर्फ इस रूप में। लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते, इसे क्या कर सकते हैं कि इसमें भाग या इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ, आपको एक और क्वेश्चन देखता हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, क्या होगा, मूल आवेश, क्या होगा, मूल आवेश। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे मूल आवेश कहा जाता है। तो कैसे कह सकते हैं, किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और एक मूल आवेश का मान, यानी ई का मान कितना होता है, आप जानते हो कि ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्मॉल ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। समझ आया। तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे क्या बोला जाता है, मूल आवेश बोला जाता है। उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, तो साफ करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम का नियम। और ये हमारी
परीक्षाओं में यानी क्लास 12 की परीक्षाओं में यानी यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सब लिखते हैं कूलाम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, कूलाम के नियम क्या है। कूलाम के नियम में देखते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु को नाम दिया A और एक बिंदु को नाम दिया B, जिन पर आवेश क्या है, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, और दोनों को क्या करते थे, मिला देते, एक परिपथ बना देते हैं। क्या बोलते हैं, दो बिंदु आवेश, एक Q1 है, एक Q2 है, एक बिंदु A पर है, एक बिंदु B पर है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, बीच की दूरी क्या है, R है। इसको ध्यान रखना है। कैसे कह सकते हैं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो चलिए एक परिभाषा लिखते हैं पहले, फिर हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा जाते थे, तो क्या हो गई परिभाषा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ रहे आप। तो कैसे लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों, कैसे लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा देखने में तो बड़ी लग रही होगी, लेकिन परिभाषा सबसे सिंपल है भाई, सबसे सिंपल है। देखिए, तो हम थोड़ा देखते हैं। पहले क्या माना दो बिंदु आवेश हैं। परिभाषा लिख ले पहले थोड़ी, ठीक है, वही ये तो है कि अगर लिखना ही हो तो माना दो बिंदु आवेश हैं, और इसकी गणना करनी है उसके सूत्र की, तो क्या करेंगे, गणना। ये तो हो गई परिभाषा कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच क्या कर रहा है कि जिनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया, F, बल क्या हो गया, F। तो इसे लिख सकते हैं, माना दो बिंदु आवेश हैं, माना दो बिंदु आवेश क्या हो गए, Q1 व Q2। इसी में परिभाषा क्लियर हो जाएगी आपकी, इसी में परिभाषा क्लियर हो जाएगी। तो बिंदु आवेश क्या हो गए, Q1 व Q2, जिनके बीच की दूरी क्या हो गई, बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई, R है। उन पर लगने वाला बल क्या हो गया, लगने वाला बल कैसा है, F है। लगने वाला बल क्या है, F है। समझना आप। अब उनने परिभाषा में क्या बताया है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल, आवेशों की मात्रा के क्या हो गया, गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। जो बल होगा इसके बीच आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F बराबर Q अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। इसको समीकरण 1 माने। और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होगा, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी बटे में क्या लिखेंगे, 1/r²। समीकरण मानेंगे इसके सेकंड समीकरण मानेंगे। क्लियर है। तो दोनों समीकरणों को फिर लिखेंगे हम, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिलाने
पर, दोनों समीकरणों को मिलाने पर। तो दोनों समीकरण मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R² हो जाएगा कि नहीं, इसके नीचे आ जाएगा, यानी इनटू में 1 प्लस 2 1 तो हेरा जाएगा, मतलब 1 2 चला जाएगा, लेकिन क्या होगा जा जाएगा। फिर क्या होगा, हम जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा के बराबर क्या होगा Q1 Q2 बटे R²। और जहाँ के क्या है एक, जहाँ के एक नियतांक है, क्या है नियतांक है, क्या होगा जहाँ के क्या होगा नियतांक, के क्या होगा एक नियतांक। परिभाषा तो क्लियर है कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये इसकी परिभाषा होगी। जहाँ के क्या हो गया, एक क्या हो गया नियतांक हो गया, नियतांक हो गया कि नहीं, के क्या हो गया नियतांक। तो अतः के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होता है, के का मान कितना होता है 1 के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह यानी इसको समीकरण मान लो तीसरा, तो समीकरण के का मान ऐसे लिखते हैं, के का मान समीकरण 3 में रखो, 3 में रखने पर तो 3 में रखते हैं तो F बराबर क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा कि नहीं, Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। और ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी इसके अगर क्वेश्चन आता है कि कूलाम के नियम से क्या करने, बल की क्या करनी होगी, बल की गणना, तो हम लिखा लेंगे मात्रा क्या होगा न्यूटन, मात्रा क्या होगा न्यूटन। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें ये नहीं लिखना हो, इसका भी मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बटे R²। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा कूलाम का नियम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं साफ करता हूँ और आप देखना, इसके लिए आप बाद में देख लेना। क्या निकला कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये हमने क्या निकाला सूत्र निकाला। इसमें क्या होता है कि जो एप्सिलॉन 0 है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है वैद्युतशीलता है, निर्वात की क्या है वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। और एक चीज़ जो हमने देखी थी हाल कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमने कितना बताया 9 × 10 की पावर माइनस 10 की पावर कितने होंगे 9 होंगे, ये बताया था बिहाल। इसका मात्रा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, मात्रक भी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रा ही साथ में लिखेंगे, नोट पे लग के चलें तो सब हल में साथ में लिख के चलें। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ देखते हैं कि जो एप्सिलॉन 0 है इसका मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक निकालते हैं। आंकिक मान तथा मात्रक की गणना, ठीक है, मात्रक की गणना करते हैं। क्लियर? चलिए कि जो अभी हाल सूत्र लिखा है इससे क्या लिखते हैं, इससे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलाम स्क्वायर। हुआ कि नहीं, ये वाला मान लेकर यहाँ पर रखते हैं। इससे हम एप्सिलॉन 0 के आंकिक मान तथा उसकी मात्रक की गणना करते हैं। 9 × 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होगा 1। अब इन सबको किसके नीचे पहुँचाएंगे, एप्सिलॉन 0 यहीं पर रहने देंगे, एप्सिलॉन नॉट और ये सब नीचे आएंगे 9 × 10 की पावर 9 और क्या होगा
4 पाई हो जाएगा नहीं। और एक ऐसे हो जाएंगे कि ए भी हो जाएंगे कि जी ऊपर रह जाएंगे, कूलाम कहाँ पर जाएगा, इसमें साथ मुड़ा होंगे तो एक हो जाएगा कूलाम ऊपर हो जाएगा, कूलाम ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। फिर होगा, अब आप जानते हो कि पाई का मान तो आप जानते हो कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, या 22/7 लिखते हैं या लिख देते हैं 3.14, कितने होते हैं 3.14। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 और 3.14 मात्रक क्या लिखते चलेंगे साथ में, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस यहाँ भी हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। फिर देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, नीचे का क्या करते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेते हैं। तो आपको कर लेना है जैसे भी करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले से कर लिया था, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा तो आपको बताता हूँ 3.04 113.04 इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। और जब हमें इसमें यानी क्या होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। फिर हम इसका भाग ऊपर करेंगे तो भाग करने पर यानी मैंने निकाल कर रखा है, तो भाग करने पर कितना होगा 0.0088 और ऐसे 5 के समथिंग इतना आ जाएगा। और क्या होगा, जो 10 की पावर 9 चल रही थी, क्या होगा ये 10 की पावर 9 कहाँ जाएगी, से भाग करने पर जो नीचे रह गई, क्या रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। फिर क्या होगा, जब जो ऊपर जाएगी 0.088 इंटू 5 और ये कब कहाँ जाएगी ऊपर, तो ऊपर कैसी हो जाएगी माइनस में। फिर हमें क्या करना है कि जो अंक हटाना है, तो कितने अंक बार 2 अंक इसका है, कितनी 1 2 3, तो कितने होंगे 9 से 10 11 और 12। यहाँ से जाने पर ये घातों में क्या होती है बढ़ती हैं, क्या होती हैं घातें बढ़ेंगी और क्या होगी, और यहाँ से ऐसे आने पर घातें क्या होती हैं, अगर हम यहाँ से लगाते तो घातें क्या होती घटती, घातें कैसी होती घटती, तो यहाँ पर कैसी होंगी बढ़ेंगी। कितने अंक बाद 1 2 3 अंक बाद लगाती हैं 8.85 हो जाएंगी, तो घात कितनी हो जाएंगी 9 से कितनी घात बढ़ेंगी 1 2 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएंगी -12। तो ये होता है आपके एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 क्या होगा मात्रक, क्या होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देख लीजिए हम क्या क्या किया हमने, पहले सबसे पहले मान लिया, इनका त्रियक गुणा करते हैं, ये यहाँ पर जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे और मात्रक भी चेंज हो जाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, और फिर कैसे चलेंगे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई आप करके देख लेना कितना आ रहा है, तो इतना आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे अंक घटाएंगे, यानी ऐसे पे चलेंगे तो अंक घात क्या होंगी बढ़ेंगी, और ऐसे में आएंगे तो घात क्या होंगी कम होगी। ठीक है, मात्रक भी क्या निकल कर आया कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं बिमा। ठीक है, थोड़ी एक चीज़ जो देखते हैं एप्सिलॉन 0 की बिमा, तो एप्सिलॉन 0 की बिमा क्या होगी TA कितनी -1 -2 4 और 2, इसके ऊपर इसी घात की कितनी होगी 3 होगी, तो m-1 l-3 t का घात 4 और कितने होगी 1 2, इसकी क्या होगी बिमा होगी एप्सिलॉन 0 की। पद्धति में इसका मात्रक पूछें, MKS पद्धति में इसका मात्रक पूछें तो क्या होगा किलोग्राम -1 और मीटर घात -3 और सेकंड यानी समय, सेकंड कितना होगा समय कितना होगा इनकी घात 4 और क्या होगा एम्पियर यानी धारा की घात कितनी होगी 2, जो इसका MKS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। समझ में आया। चलिए तो देखते हैं, इसको साफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताएं। ठीक है, एक चीज़ और समझो कि यदि माना एक चीज़ नोट पॉइंट में समझो थोड़ी बात, कि यदि क्या होगा कि निर्वात अथवा वायु में यदि निर्वात अथवा वायु स्थान पर के स्थान पर आवेशों को के परावैद्युतांक
परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कह सकते हैं कांच, मोम, कागज में रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, निम्न होगा। जैसे कह सकते हैं कि लगने वाला बल कैसा होगा कि मानसू कह सकते हैं Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा K इंटू Q1 Q2/R²। कैसा होगा, ऐसा। यदि निर्वात के स्थान पर आवेशों को परावैद्युतांक यानी K में रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, Fm यानी कह सकते हैं दर्शाने के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2/R² होगा। ठीक है, जहाँ K क्या होगा, एक नियतांक। K क्या होगा हमेशा, जहाँ K क्या होगा, K एक नियतांक होगा। क्या होगा, K क्या होगा, नियतांक होगा। K एक नियतांक होगा। K बराबर क्या होता है, क्या हो सकता है कि K बराबर क्या होता है F/Fm भी हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि इसे किस रूप में इसे लिख देंगे हम F, पूरे टोटल को लिखेंगे, क्या मान लेंगे F जाएगा नहीं बटे में, और ये क्या होगा Fm। K बराबर क्या कर देंगे, इसके लिए हम इसके ऊपर पहुंचा देंगे, त्रिज्या गुणा करके यहाँ पर पहुंचा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक क्या होता है। सबसे पहले एक सूत्र देख लीजिए। ये क्या हो गया, जहां एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन क्या होगा, ये क्या हो गई, एप्सिलॉन हो गई परावैद्युत क्या हो गई, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी, वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नोट क्या होगी, एप्सिलॉन नोट क्या होगी, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता हो जाएगी कि नहीं। तो परिभाषा ही बना सकते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप परिभाषा क्या क्या लगा, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये आप सूत्र लिख लीजिए। इसके लिए से क्या लिखेंगे कि K बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर वीडियो पर आप नए आए हो तो।